हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री द लास्ट चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 11 तक के सवालों के जवाब देखे थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लास्ट सवाल तक के जवाब, राइट। अब आई होप आप सभी ने हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने जो वन शॉट वीडियो बनाया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर, वो तो जरूर देखा होगा। आपके एकदम कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हुए रहेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सोल्व करने में कोई भी फायदा नहीं। और आपके अगर कॉन्सेप्ट्स एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम रॉक सॉलिड है, तो चलो देर किस बात की, शुरू करते एंड लेट्स रॉक। चलो आते हैं पहले सवाल की तरफ इस वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 12, नेम अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। ओके, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है भाई? फिनॉल ले लो, फिनॉल, राइट। जो फिनॉल है इसका सॉल्यूशन 1% वाला अगर लोगे आप, ओके, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। और इसी फिनॉल का अगर 0.2% लोगे ना सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारा आंसर है फिनॉल का सॉल्यूशन। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेटॉल? ये तो आपको पता ही होगा। ओके, डेटॉल तो पता ही है। तो डेटॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं क्लोरोजाइलेनॉल, ओके, और क्या होता है? टर्पिनियोल। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What is tincture of iodine? What is its use? ओके, नाम तो एकदम मस्त है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन, ओके, कितना? 2 to 3%, ज्यादा नहीं, 2 to 3% आयोडीन का सॉल्यूशन किसमें? अल्कोहल वाटर मिक्सचर में। इसी को कहते हैं हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन। ओके, नाम तो एकदम मस्त है। अब काम देखते हैं इसका। तो काम है हम लोग इनको घाव पर लगा सकते हैं, वुंड्स पर हम लोग इनको लगा सकते हैं। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What are food preservatives? ओके, तो फूड प्रिजर्वेटिव्स नाम से पता चल रहा है। देखो, फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग जो केमिकल कंपाउंड्स यूज करते हैं वही होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स, राइट। ओके, अब फूड को प्रिजर्व करना मतलब फूड को स्पॉइल होने से बचाना। ओके, और कैसे बचा रहे हम लोग फूड को स्पॉइल होने से? ये माइक्रोब्स वगैरह यही करते हैं ना फूड को स्पॉइल, तो इनके ग्रोथ को हम लोग इनहिबिट करेंगे और फूड को स्पॉइल होने से बचाएंगे। ये कौन करता है? फूड प्रिजर्वेटिव्स करते हैं। अब कई सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, आपके घर में भी है, देखो, राइट। टेबल सॉल्ट सबसे एकदम कॉमन वाला फूड प्रिजर्वेटिव, ओके। फिर शुगर है, आप शुगर भी यूज कर सकते हो। वेजिटेबल ऑयल्स भी यूज कर सकते हो आप, राइट। या फिर केमिकल कंपाउंड जैसे कि सोडियम बेंजोएट का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ओके। सोडियम बेंजोएट ऐसा कुछ होता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ओके। चलो देखते हैं अगला सवाल। Why is use of aspartame limited to cold foods and drinks? ओके, ऐसा क्यों? देखो, एस्पार्टेम तो हम लोग को पता ही है, जो ये बनता है डाइपेप्टाइड से, ओके। किसके डाइपेप्टाइड से? एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलनीन जो है उसके डाइपेप्टाइड से बनता है। और ये डाइपेप्टाइड का एस्टरिफिकेशन होगा, मिथाइल ग्रुप उसको अटैच होगा। देखो कुछ ऐसा ये डाइपेप्टाइड दिखता है। यहाँ पर देखो, ये C डबल बॉन्ड O OH रहता था पहले, ओके, तो ये डाइपेप्टाइड है। इसको भूल जाओ पूरा, ओके। तो ये जो OH दिख रहा है ये यहाँ पर होगा OCH3 की जगह पर। इसका एस्टरिफिकेशन करने के बाद ये जो OCH3 ग्रुप लग रहा है, इसके वजह से हम लोग बोल रहे हैं ये मिथाइल ईस्टर है। किसका? डाइपेप्टाइड का। कौन बना रहा है डाइपेप्टाइड? 2 अमाइनो एसिड बना रहे, कौन से? एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन। अब एस्पार्टेम तो हम लोग को समझ में आ गया। अब ये क्यों नहीं यूज कर रहे यार, मतलब कुकिंग टेम्परेचर पर क्यों नहीं यूज कर रहे, कोल्ड फूड और ड्रिंक्स में यूज कर रहे? क्योंकि कुकिंग टेम्परेचर पर ये होता है अनस्टेबल। तो आप अगर कोई चीज कुक कर रहे हो, एस्पार्टेम डाल दोगे तो अनस्टेबल है, टूट जाएगा, तो यूज ही नहीं होगा एस्पार्टेम का एज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। What are artificial sweetening agents? Give 2 examples. ओके, अब पिछले सवाल में हम लोग से पूछ लिया कि हम लोग एस्पार्टेम क्यों नहीं यूज करते। अब उल्टा सवाल आ रहा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते क्या है। ओके, चलो बता देते। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स मतलब ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो फूड को एकदम मीठा कर देंगे
पर कैलोरी इनटेक को बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि देखो, जब डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उन्हें बताया जाता है कि यार स्वीट्स मत खाओ, राइट, क्योंकि कैलोरी इनटेक बढ़ जाएगा, पर मतलब फिर वो क्या करते, स्वीट खाना ही छोड़ देते। मतलब ना बजेगी बास, ना रहेगी बास, ना बजेगी बांसुरी, ऐसे। पर यहाँ पर कहानी कुछ बदल रही है। यहाँ पर हम लोग स्वीट तो खा सकते हैं, मतलब स्वीट फूड का आनंद तो ले सकते हैं, पर कैलोरी इनटेक बढ़ेगी नहीं। मतलब ये तो उल्टा हो गया ना, मतलब बास तो रहेगी पर बांसुरी बजेगी नहीं, राइट। चलो अब इसके एग्जांपल्स पूछे हम लोग को, तो देखो एलिटेम, एस्पार्टेम, दो एग्जांपल्स के नाम ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग। जैसे कि मतलब एलिटेम का तो मतलब याद रखना इजी है, क्योंकि बहुत ही ट्रेमेंडस अमाउंट में स्वीट करता है ये फूड को, 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीट है देन केन शुगर। मतलब इमेजिन करो कितना ज्यादा स्वीट होगा। एस्पार्टेम की तो हम लोग ने बात पिछले सवाल में की थी, 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट है एज कंपेयर टू केन शुगर। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेम द स्वीटनिंग एजेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। ओके, तो पिछले सवाल में हम लोगों ने वो कहानी देख ली थी कि बास तो रहेगी पर बांसुरी बजेगी नहीं, तो बस बास का नाम बता देना है। तो देखो हम लोग ने पढ़ा है, अभी 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 देखा था, एस्पार्टेम जो है कुकिंग टेम्परेचर पर ये स्टेबल नहीं है, तो हम लोग उसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, राइट। एलिटेम में भी कुछ प्रॉब्लम है, अगले सवाल में हम लोग देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो उसको भी हम लोग जनरली यूज नहीं करेंगे। तो मोस्टली हम लोग किसको यूज करते हैं, सैकरिन को यूज करते हैं। ये काफी पुराना आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। ओके, बहुत बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ओके, ये तो इनके लिए बहुत बड़ा बून ही है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और हम लोग सुक्रालोज भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये दो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। What problem arises in using Alitame as artificial sweetener? ओके, तो पिछले सवाल में मैं बता रहा था ना कुछ प्रॉब्लम है Alitame के साथ, राइट। तो देखो अब ऐसे याद रख लो, देखो Alitame जो है 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीट है देन केन शुगर। पर आपको तो पता ही है, देखो कुदरत का रूल ही है, कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो Alitame का ज्यादा स्वीट होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है फूड के स्वीटनेस को कंट्रोल करना। अगर थोड़ा सा भी एलिटेम इधर उधर हो गया तो फूड थोड़ा ज्यादा स्वीट हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा फूड। काफी ज्यादा मीठा फूड भी अच्छा नहीं होता, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है एलिटेम के साथ। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हाउ आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बेटर देन सोप्स? कैसे भाई, कैसे? क्योंकि देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हम लोग हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं, और आपको पता ही है सोप हम लोग हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखो सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं हार्ड वाटर में, जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं, इनका कुछ इफेक्ट नहीं होता, ओके, इन सिंथेटिक डिटर्जेंट्स पर हार्ड वाटर में जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस है इनका जरूर इफेक्ट होता है सोप पर। क्यों, कैसे इफेक्ट होता है? देखो ये जो सोप है हमारा, ये तो होता है, हमें पता है, ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स और सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है। ओके, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अब जब कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयंस होंगे, राइट, मतलब हार्ड वाटर में ये सोप हम लोग जब यूज करेंगे, तब ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है ये सोडियम और पोटेशियम आयंस को रिप्लेस कर देंगे और कुछ ऐसा इनसोल्यूबल कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम का सॉल्ट बना देंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के साथ, ऐसे इनके साथ। ओके, और ये इनसोल्यूबल है तो ये यूज ही नहीं हो पाते, मतलब ये तो एकदम हिंड्रेंस होते हैं, राइट, क्लेंजिंग एक्शन में। ओके, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सिंथेटिक डिटर्जेंट एसिडिक मीडियम में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और सोप यूज नहीं कर सकते। क्यों? अब देखो सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं ये एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज नहीं होते, ओके, पर सोप जो होता है ये एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे भैया? देखो ये जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है, ओके, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स की, एसिडिक मीडियम में ये COO माइनस जो है H प्लस आयंस को खींच लेता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, कुछ ऐसे। ओके, अब सिंथेटिक डिटर्जेंट का जो क्लींजिंग एक्शन है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो हो गई ये तीन डिफरेंसेस, इसीलिए सिंथेटिक डिटर्जेंट अच्छे है, बेटर है सोप से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। ओके, तो सबसे पहला है कैटायोनिक डिटर्जेंट। चलो बताते हैं इनके बारे में। तो देखो कैटायोनिक डिटर्जेंट्स होते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। ओके, किनके? तो अमाइंस के। ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स किनके होते हैं? अमाइंस के भैया। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो इनका थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये होते हैं कुछ ऐसे R4N+X-। आपको तो पता ही है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स कैसे होते हैं, और इनको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये अमाइंस के है ये, ओके, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्योंकि ये अमाइंस से बनते हैं। ओके, कौन से अमाइन से बन रहे हैं? टर्शरी अमाइन से बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? देखो ये टर्शरी अमाइन हम लोग ने लिया, इसको रिएक्ट करवाया,
RX ग्रुप के साथ, ओके, ये RIL ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स में यहाँ पर हम लोग सिर्फ अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये RX ग्रुप के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, देखो ये R जाएगा इस N के ऊपर, तो R4 हो जाएंगे, N प्लस ये X माइनस हो जाएगा, तो ऐसे आ गए, राइट। अब ये जो अनायन है ये हो सकता है क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड या फिर एसिटेट आयन, ओके, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसे ये भी हो सकता है, ये X। अब इनको कटायनिक क्यों बोलते हैं, सिंपल सी चीज है, देखो ये जो हमारा कटायनिक पार्ट है ये वाला, ओके, ये वाला कटायनिक पार्ट, ये क्लेंजिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर ये जो R होगा ये तो इसमें से कोई एक R समझ लो, हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन होगी, ऐसे समझ लो, ओके। ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन, बाकी के R ग्रुप्स भी ऐसे समझो जुड़े हुए हैं, ओके। तो क्या होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये बिहेव करेगा पूरा ग्रुप एज हाइड्रोफिलिक हेड, ये बिहेव करेगा एज हाइड्रोफोबिक टेल। और हम लोग को तो पता है क्लींजिंग एक्शन में ऐसे आयंस या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स ही, ओके, सोप के, डिटर्जेंट के काम करते, क्लींजिंग एक्शन दिखाते, राइट। हम लोग देखेंगे क्लींजिंग एक्शन एकदम डिटेल में, आगे एक क्वेश्चन है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में, तब हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि क्यों भैया ऐसे आयंस क्लींजिंग एक्शन दिखा रहे, ओके। चलो, तो इसीलिए इनका जो कटायनिक पार्ट है ये क्लींजिंग एक्शन दिखाता है, इसीलिए इनका नाम, मतलब इसीलिए इनको बोलते हैं कैटायोनिक डिटर्जेंट्स, ओके। अब इनके पास जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती है, ओके। जर्मिसाइडल मतलब जर्म्स को मारने की, और ये थोड़े महंगे भी होते हैं, तो इसीलिए इनका यूज थोड़ा लिमिटेड है, ओके। अब ये जो कैटायोनिक डिटर्जेंट्स है इनका अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में देखें तो ये कुछ हम लोग ले सकते हैं, सिटाइल, ट्राइमिथाइल, ओके, अमोनियम ब्रोमाइड। कैसे होता है ये, कुछ ऐसे होता है, देखो सिटाइल मतलब ये CH3CH2 15, मतलब ऐसे समझ लो कि 16 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन चेन है ये सिटाइल, ओके। ट्राइमिथाइल तो आपको तो पता ही है, CH3CH3CH3 होगा, ट्राइमिथाइल। अमोनियम, ओके, इसके ऊपर प्लस चार्ज, मतलब ये पूरे कंपाउंड के ऊपर, तो हम लोग N के ऊपर प्लस चार्ज दिखा रहे, या फिर हम लोग क्या कर सकते, पूरे के पूरे इस कंपोनेंट के ऊपर प्लस चार्ज दिखा सकते, और हो जाएगा Br माइनस, क्योंकि ब्रोमाइड है, ओके। तो हम लोग ने देखो अच्छे से कैटायोनिक डिटर्जेंट को समझ लिया और एग्जाम्पल भी देख लिया उसका क्या होता है। चलो, अब कैटायोनिक डिटर्जेंट को देख लिया, अब अनायोनिक की बारी आ गई। तो अनायोनिक डिटर्जेंट्स होते हैं सोडियम सॉल्ट्स, किनके सोडियम सॉल्ट्स, तो सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स के, या फिर सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के, ओके। अब ये पूरा का पूरा एकदम मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको अच्छे से एकदम। देखो सोडियम सॉल्ट मैंने बोला मतलब Na+ होगा, ओके। सल्फोनेटेड तो एक तो SO4 माइनस हो सकता है या फिर SO3 माइनस हो सकता है, ओके। यहाँ पर अब किसके सल्फोनेटेड, मतलब क्या सल्फोनेटेड हो रहा है, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, तो ये जो R ग्रुप होगा इन दोनों के भी केस में, एक तो ये R ग्रुप अल्कोहल हो सकता है लॉन्ग चेन वाला, या फिर हाइड्रोकार्बन हो सकता है, सिंपल। तो आपको अभी क्लियर हुआ रहेगा कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एनायोनिक डिटर्जेंट कुछ ऐसे होते हैं। अब एनायोनिक क्यों भैया, देखो ध्यान से, इनके जो एनायोनिक पार्ट है ये RSO4 माइनस, RSO3 माइनस, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन क्लेंजिंग एक्शन, ओके। अब आपको सबका क्लेंजिंग एक्शन तो पता ही है, जो पोलर ग्रुप रहता है, जैसे कि यहाँ पर इस केस में देखो SO4 माइनस या फिर SO3 माइनस, ओके, ये R ग्रुप और R ग्रुप, तो ये जो पोलर ग्रुप है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, ओके, ये भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये वाला जो R ग्रुप है ये फैट्स के साथ, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, राइट। ये ऑयल को खींचेगा, ओके, इसको सल्फेट ग्रुप खींच रहा है और सल्फेट ग्रुप को वाटर मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, तो ऐसा ऑयल निकल जाएगा, यही होता है क्लींजिंग एक्शन, राइट। तो इनके क्लींजिंग एक्शन में क्योंकि ये अनायंस जो है, ओके, अनायोनिक पार्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इन डिटर्जेंट्स को एनायोनिक डिटर्जेंट्स कहते हैं, ओके। अब एग्जांपल देखते हैं इनकी, सिंपल से एग्जांपल एक एक टाइप का देखते हैं, इस वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग सेम ऐसे लिख देंगे Na+, SO4-, ओके। और ये ऐसा वाला कौन बनाता है, लॉराइल अल्कोहल का सल्फोनेशन हो गया ना, ओके। लॉराइल अल्कोहल, पहले ये होता क्या है वो समझ लेते हैं। लॉराइल अल्कोहल मतलब सिंपल सी चीज है, देखो CH3 CH2 लिख देंगे हम लोग, ओके। तो 10 CH2 होंगे बीच में, फिर एक CH2, मतलब 12 कार्बन वाला अल्कोहल, ऐसे ही बोल दो, ओके।
अब ये वाला जो अल्कोहल है इसका हम लोग सल्फोनेशन करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमें उसका सल्फेट मिल जाता है। सल्फेट कुछ ऐसा होगा, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं CH3 CH2 फिर से 10 और फिर से CH2 और ये जुड़ा होगा SO4 माइनस के साथ। फिर हम लोग इसको अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें ये Na+ जुड़ जाएगा, ओके, H निकल जाएगा तो Na+ जुड़ गया तो फिर ये बन जाएगा सोडियम लोराइल सल्फेट और ये है हमारा एग्जाम्पल एनायोनिक डिटर्जेंट का। ओके, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं। ओके, इस टाइप वाला देख लेते हैं, RSO3 माइनस Na+ वाला। अब अगर हम लोग एल्काइल और बेंजीन मतलब अल्काइल बेंजीन वाला पार्ट लेंगे या फिर अल्काइल बेंजीन्स लेंगे हम लोग, ओके, तो क्या होगा देखो, अगर मैं अल्काइल बेंजीन लेता हूँ सेम 12 कार्बन वाला ही तो 2 डेसाइल बोल दूंगा मैं उसको, तो ये ऐसे मैं लिख देता हूँ CH3 CH2, ओके, ये 10 हो गए, ओके, ये 11वां और ये 12वां, ओके, तो ये 2 डेसाइल मैंने बेंजीन ले लिया, ओके। इसका सल्फोनेशन करने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर ऐसा SO3 माइनस मतलब SO3H ऐसा आएगा और फिर उसका मैं न्यूट्रलाइजेशन करूंगा, NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये Na+H+ को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर Na+ आ जाएगा, ओके, और मिल जाएगा हमें हमारा एनायोनिक डिटर्जेंट। अब इसका नाम क्या है, सेम वैसे ही लिखेंगे, सोडियम, राइट, सोडियम सॉल्ट है इसलिए सोडियम, फिर किसका सोडियम सॉल्ट है, 2 डेसाइल, ये 2 डेसाइल ग्रुप है बेंजीन सल्फोनेट का, खत्म। ओके, तो चलो हम लोग ने दोनों भी रिएक्शंस, दोनों भी एग्जांपल्स हम लोग ने देख लिए, समझ लिया अच्छे से। चलो अब इसके तीसरे भाई को एक्सप्लेन कर देते हैं। तीसरा भाई कौन है, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। अब जैसे नाम में पता चल रहा है हम लोग को कुछ हिंट आ रहा है, देखो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में आयंस नहीं होते, ओके, सबसे पहली चीज। दूसरी, इनका क्लेंजिंग एक्शन एकदम डिट्टो सोप जैसी होता है, भले ये नॉन आयोनिक है पर क्लेंजिंग एक्शन एकदम सोप जैसा ही होगा, ओके। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो एग्जाम्पल कुछ ये जो कंपाउंड बन रहा है, ओके, ईस्टर जैसा कंपाउंड, ये है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल। बन कैसे रहा है, ये किससे बन रहा है, देखो ये स्टेरिक एसिड से आया हुआ है, ओके, तो इसका मतलब ये स्टेरिक एसिड से बना हुआ है और ये जो पार्ट है देखो ये आ रहा है पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल से, ओके, सिंपल है इसका, इसको लिखना भी। अगर आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है इसको तो ऑटोमेटिक आप एकदम अच्छे से लिख दोगे। कैसे बनाना है, देखो ये स्टेरिक एसिड और पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल में, देखो स्टेरिक एसिड हम लोग को पता है C17H35 होता है और COOH, ओके, तो यहाँ पर मैंने ये CH3 CH2 15 और CH2 ये C17H35 को ही लिखा है, ओके, ऐसे इस फॉर्म में COOH, तो यहाँ पर मैंने पूरा पूरा दिखाया स्टेरिक एसिड का। ये कंपाउंड बनने के बाद क्या होगा, ये वाला OH, ओके, यहाँ से, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल में भी कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर। इसके बाद ये जो CH2 है O और N टाइम्स, फिर ये सेम चेन ऐसी आगे बढ़ती जाएगी, ओके, मतलब यहाँ तक तो, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट तो सेम ही होगा इसके लिए, ओके। बस यहाँ पर मैंने OH कर दिया। अब यहाँ ये वाला OH और ये वाला OH ये दोनों में से हो जाएगा वाटर लॉस, वाटर लॉस होके ईस्टर बनेंगे ये लोग, ओके। अब ये जो हमारा ईस्टर बन रहा है ये हमारा एग्जाम्पल है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, ओके। तो अब थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सोचो आप ही। देखो ऐसे डिटर्जेंट्स जिनमें हाइड्रोकार्बन चेन, अब हमें तो पता ही है डिटर्जेंट मतलब क्या होता है, राइट, तो इनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन जो है, ओके, लंबी सी होगी, राइट, तो ये हाइड्रोकार्बन चेन अगर ब्रांच्ड है मतलब इनमें ब्रांचेस है तो बैक्टीरिया जो होते हैं इनको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाते, ओके। तो मतलब ऐसा होता नहीं है कि डिकम्पोज कर ही नहीं सकते, पर आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हम लोग क्या बता रहे कि प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे, ओके, डिटर्जेंट्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल देते हैं क्योंकि इनको बहुत टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने के लिए, ओके। और वही अगर हाइड्रोकार्बन चेन अगर एकदम मतलब अच्छी सी अनब्रांच्ड हो, ओके, स्ट्रेट चेन हो तो आसानी से डिकम्पोज हो जाती है एकदम आसानी से। और फिर अगर आसानी से डिकम्पोज हो रही है तो हमें पता ही है ऐसे मटेरियल जो आसानी से डिकम्पोज होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो इसीलिए ऐसे डिटर्जेंट्स को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, सिंपल। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में भी हमने जो पढ़ा है वही समझ में आएगा। देखो एकदम सिंपल सा एंडोडेसाइल मतलब एकदम स्ट्रेट चेन वाला हाइड्रोकार्बन, ओके,
मतलब ये हाइड्रोकार्बन जो चेन है बिल्कुल ब्रांच नहीं है, एकदम सीधा सीधा चल रहा है स्ट्रेट चेन वाला, तो हम लोग ने ऐसा डिटर्जेंट लिया है एग्जाम्पल में, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर देखो एंडोडेसाइल है, मतलब 12 कार्बन वाला है, ओके। एन मतलब एकदम स्ट्रेट चेन में है। बेंजीन, बेंजीन बना दिया। सल्फोनेट है, और सबसे पहले लगाया हम लोग ने सोडियम, ओके। तो ये हो गया सोडियम एंडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ओके। ऐसा लिखना है, इसे ऐसे याद भी रखना है। अब ये हो गया बायोडिग्रेडेबल का, ओके। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होगा, ब्रांचिंग होगा। तो इसी एंडोडेसाइल को अगर आप ऐसी ब्रांचिंग कर दोगे कि 1 3, देखो 1 3 5 और 7 पोजीशन पर, मैंने जानबूझ के स्ट्रक्चर बनाया, बस ये लिख के नहीं छोड़ दिया, क्योंकि आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि ब्रांचिंग कैसे हो रही है, और ब्रांचिंग की वजह से ही हम लोग ने इसे एग्जाम्पल में लिया है, देखो, ओके। तो यहाँ पर देखो 1 3 5 और 7th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप से, इसलिए टेट्रा मिथाइल, देखो 1 3 5 7 टेट्रा मिथाइल, पूरा कितना कार्बन का चेन है, 8 कार्बन का चेन है, तो ऑक्टाइल हो गया, ओके। अब ये किसको जुड़ा है, 4th कार्बन को जुड़ा है बेंजीन के, तो इसलिए देखो 4, ओके। बाद में बेंजीन, सल्फोनेट, और उससे पहले सोडियम, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सोडियम, राइट, 4th पोजीशन पर। ये 1 3 5 7, आपको तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पता ही है, 1 3 5 7 पर टेट्रा मिथाइल, मतलब 4 मिथाइल ग्रुप है। ऑक्टाइल, बेंजीन, सल्फोनेट, ऐसा है इसका पूरा नाम, और ऐसे याद भी रखना है इसे, ओके। सिंपल था। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलो, तो व्हाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। अब बता देते क्यों नहीं काम करते, क्योंकि देखो सोप तो हमें पता ही है क्या होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम का लॉन्ग चेन फैटी एसिड, राइट। ऐसे तो समझ लो अपन ने फैटी एसिड को स्टेरिक एसिड मान लिया, मतलब फैटी एसिड का एग्जांपल में हम लोग ने स्टेरिक एसिड ले लिया, ओके। तो स्टेरिक एसिड होता है C17H35, COOH होता है, पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोडियम का सॉल्ट, ओके, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, ओके। तो इसीलिए हम लोग सोडियम लगा देंगे, क्योंकि हम लोग बता रहे हैं ना सोप क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो सोडियम लगा सकते हैं या फिर पोटेशियम भी लगा सकते हैं, ओके। ये होते हैं हमारे नॉर्मल सोप्स। अब जब ये ऐसे पानी में डिसॉल्व होते हैं या फिर ऐसे पानी के कांटेक्ट में आते हैं जो हार्ड वाटर है, अब हार्ड वाटर में आपको तो पता ही है कि कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के आयंस होंगे, राइट। क्यों, हम लोग ने पढ़ा है चैप्टर 9th में और स्टैंडर्ड 11th में, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, कि हार्ड वाटर हार्ड क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये ऐसे सोल्यूबल सॉल्ट्स पानी में होते हैं, ओके। इसी वजह से वाटर हार्ड होता है। इसका मतलब इन शॉर्ट कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयंस पानी में होते हैं, और यही कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस बहुत नौटंकी करते हैं। ये क्या बोलते हैं कि यार हमें भी चांस दे दो सोप बनाने का, तो ये क्या कर देते, सोडियम या फिर पोटेशियम को हटा देते, ओके, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, तो बनेगा क्या, C17H35, ओके, COO, और यहाँ पर कैल्शियम, और 2 लगेंगे, ये हमें स्टीयरेट आयंस 2 लगेंगे, क्योंकि देखो Ca2+ है, यहाँ पर इसके ऊपर -1 चार्ज है, ओके, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसीलिए। तो ये ऐसे कैल्शियम का सोप बन सकता है या फिर मैग्नीशियम का सोप बन सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का सोप बना, तो प्रॉब्लम ये है कि ये होते हैं इनसोल्यूबल। तो ये इनसोल्यूबल होंगे, तो ये स्टीयरेट आयंस जो हमारे हैं, इन्हें बाहर आने कैसे देंगे, मतलब पानी में ये स्टीयरेट आयंस जो है बनेंगे ही नहीं, राइट। अगर ये बने नहीं तो क्लेंजिंग एक्शन होगा ही नहीं, इसीलिए ये निकम्मे है, और इसीलिए ये कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम सोप्स बनते हैं हार्ड वाटर में, इसलिए सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करते। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कैन यू यूज सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, हम लोग को सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है, राइट। हमको तो पता ही है देखो कि सोप जो है हार्ड वाटर में क्या करता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम, मतलब जो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है, राइट, जो सोप होता है सोडियम या फिर पोटेशियम सोप, वो बन जाता है कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम सोप, राइट। तो इसके वजह से ये कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम जो सोप होता है ये इनसोल्यूबल होता है, तो इसीलिए ये हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा। तो अगर आप सोप को सॉफ्ट वाटर में डालोगे तो अच्छे से काम कर रहा है, हार्ड वाटर में डालोगे तो ये बनेगा, ऐसा वाला सोप बनेगा, तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि यार यस ये हार्ड वाटर है, तो हम लोग यस सोप तो हम लोग यूज कर सकते हैं टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर। चलो अब आते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट पर। अब ये जो होते हैं हमें तो पता ही है ये हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करते हैं यार, मतलब अब सॉफ्ट वाटर में भी सेम अच्छे से काम करेंगे, हार्ड वाटर में भी सेम अच्छे से काम करेंगे, तो हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे क्या हार्ड वाटर मतलब हार्डनेस, नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज हम लोग इनसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हार्डनेस। अब ऐसा क्यों, ये हार्ड वाटर में भी क्यों अच्छे से मतलब काम करते, क्योंकि देखो इनके जो सल्फोनेट, हम लोग एनोनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो एनोनिक डिटर्जेंट में देखो जो सल्फोनेट होता है ग्रुप, तो
इसका जो टेंडेंसी होता है टू फॉर्म सॉल्ट विथ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, ओके, ये बहुत कम होता है। ओके, किसके कंपैरिजन में? तो ये हमारे जो कार्बोनेट आयंस, कार्बोक्सिलेट आयंस जो है, कार्बोनेट नहीं, कार्बोक्सिलेट आयंस जो है, इनसे, ओके, इनसे इनकी टेंडेंसी काफी कम होती है। ओके, तो ये तो एकदम रेडीली मस्त बोलते हैं कि आ जाओ कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, हम लोग मिलके सोप बना देंगे, राइट, और ऐसे सोप बन जाते हैं। पर ये तो बोलते हैं नहीं भाई, तुम लोग दूर ही रहो, ऐसे सोप मतलब पास मत आना, मुझे तुम लोग के साथ मतलब सॉल्ट बनाना नहीं है। तो ये ऐसे के ऐसे ही आयंस रहते हैं फ्रीली, और ये इनका क्लेंजिंग एक्शन दिखाते रहते हैं। तो इसीलिए सिंथेटिक डिटर्जेंट अच्छे से काम करते हैं हार्ड वाटर में भी। और मैंने बताया था कि हम लोग फिर इसके वजह से ही नहीं यूज कर सकते इनको डिटेक्ट करने के लिए कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, हम लोग सोप के क्लेंजिंग एक्शन को एकदम फटाफट मस्त एकदम समझ लेते हैं। देखो, शुरुआत करेंगे इस कहानी को सोप से ही। तो हमें पता ही है सोप क्या होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट है स्टेरिक एसिड का। ओके, तो मैं ऐसे बना देता हूँ O- भी यहाँ पर, और ये ऐसे स्टेरिक एसिड का मैंने बता दिया हाइड्रोकार्बन चेन एकदम रफली। अब होगा क्या, ये जब पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो हम लोग तो वॉश करते हैं पानी यूज करके, तो पानी के कांटेक्ट में आने के बाद सोप क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा ये हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, किसमें? तो सोडियम आयंस में टूट जाएगा और स्टीयरेट आयंस में टूट जाएगा। ओके, अब ये जो स्टीयरेट आयंस है, हम लोग ने यहाँ पर स्टेरिक एसिड एग्जांपल है इसलिए मैंने स्टीयरेट आयंस लिख दिए। अब ये स्टीयरेट आयंस को मैं ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट है इसका, ये यहाँ पर, और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है यहाँ पर। अब क्यों ऐसा किया? देखो, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, देखो COO- वाला पार्ट। ओके, हाइड्रोकार्बन चेन में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बताना है कि ये है हाइड्रोफिलिक हेड। ओके, और ये है पूरी की पूरी हाइड्रोफोबिक टेल। ओके, अब यही सब कुछ क्रियाक्रम करेगा, क्लेंजिंग एक्शन जो सोप का है ये इसी के वजह से होता है। देखो, तो ये जो स्टेरेट आयंस है, अब सरफेस पर मतलब कपड़े के सरफेस पर, फाइबर पर जो भी ऑयल रहेगा, ग्रीस रहेगा, ये तो कुछ ऐसा दिखेगा, समझ लो ऐसा है ऑयल या फिर ग्रीस। अब इस सरफेस पर ये जो स्टेरेट आयंस है तो आएंगे, और ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसके साथ कुछ इंटरेक्शन करेंगे। कैसे इंटरेक्शन करेंगे? तो ये जो उसका टेल है, हाइड्रोकार्बन टेल, ओके, ये ऑयल ड्रॉपलेट के साथ जुड़ जाएगा। ओके, और हाइड्रोफिलिक जो हेड है ये बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि बाहर पानी है और हमें पता है ये हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के साथ इसका लगाव है, इसलिए बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। ये फैट के साथ जुड़ेगा नहीं। ओके, फैट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये बोलेगा फैट दूर जाओ ऐसे। ओके, अब यहां पर ऐसे सब स्टीरेट आयंस अरेंज हो जाएंगे। अब ये हाइड्रोफिलिक हेड और ये जो वाटर है इनमें कुछ चल रही है खिचड़ी, मतलब इंटरेक्शन चल रहा है। तो इस इंटरेक्शन की वजह से ये पूरा का पूरा ऑयल ड्रॉपलेट स्टीरेट आयंस के साथ खिंच जाता है सरफेस से, मतलब हमारे क्लोथ के फाइबर से, और पूरा का पूरा ऑयल ड्रॉपलेट बाहर आ जाएगा ऐसे, और पानी के अंदर आ जाएगा। अब ये बाहर आने के बाद ये ऑयल ड्रॉपलेट को ये जो स्टीरेट आयंस है कुछ पकड़ के रखते हैं। कैसे पकड़ के रखते हैं? तो ये स्टीरेट आयंस जो है माइसेल बनाते हैं। अब इसके बारे में आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी है, चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, राइट। तो ये माइसेल होता क्या है? एकदम सिंपल सी चीज, ये जो स्टीरेट आयंस है ये एग्रीगेट हो जाएंगे। कैसे एग्रीगेट होंगे? इस तरह से कि इनके जो हाइड्रोफोबिक जो टेल है ये पॉइंट करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, और हाइड्रोफिलिक जो हेड है ये पॉइंट करेंगे अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ऐसा कुछ एग्रीगेशन होगा, तो इसको हम लोग माइसेल बोल रहे हैं। और इस माइसेल के अंदर ये ऑयल ड्रॉपलेट को फंसा के रखेंगे, बोलेंगे जाना नहीं दूर, राइट। तो ऐसे फंसा के रखेंगे। अब ऐसे कई सारे माइसेल्स बनेंगे, राइट, और ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होंगे ही वाटर में। तो हम लोग जब पानी को वॉश कर देंगे तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स निकल जाएंगे, हमारा क्लोथ एकदम मस्त साफ सुथरा। यही होता है सोप का क्लेंजिंग एक्शन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है। देखो, ये माइसेल के ऊपर ऐसा नेगेटिवली चार्ज शीट है, करेक्ट। तो इसका इंपॉर्टेंस है भैया, ये नेगेटिवली चार्ज शीट का क्या, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है ये दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ ऐसा लगाव ना हो, उनको एग्रीगेट ना बने, ना तो फिर ये फिर से क्या करेंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स फिर से दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट के साथ मिलके बड़ा ऑयल ड्रॉपलेट बनेंगे, और बड़ा और बड़ा। तो ऐसे करके करके फिर इनका ग्लोब्यूल बन जाएगा, और फिर एकदम अच्छा मास होने के बाद ये फिर से आके चिपक जाएंगे सरफेस के ऊपर, राइट। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये जो बाहर की जो नेगेटिवली चार्ज शीट है माइसेल की, ये इसको प्रिवेंट कर रही है। ओके,
तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है माइसिल का फॉर्मेशन। अब ये सारे चक्कर में हम लोग ने क्या बताया कि सोप का क्लींजिंग एक्शन ऐसे होता है, पर इस सारे चक्कर में होता क्या है, इमल्सिफिकेशन हो रहा है। समझ रहा है आपको क्यों? क्योंकि देखो ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स है ये पानी के अंदर है, और ऑयल तो सस्पेंड होता रहता है पानी के अंदर, राइट? तो हम लोग अगर ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो इमल्शन बनता है, तो ऐसा ही कुछ इमल्शन बनता है, इसीलिए सोप हम लोग कहते हैं कि इमल्सिफिकेशन करता है और क्लेंज करता है कपड़ों को। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये है देखो पानी में, ओके। तो पूछ रहे हैं हमें कि सोप या फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट में से कौन सा यूज करोगे फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। अब सेम ही कॉन्सेप्ट देखो है, हम लोग ने पढ़ा भी है, हमको पता ही है। देखो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब वाटर हार्ड है, राइट? हमने पढ़ा है सोप हार्ड वाटर में हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? आपको अगर समझना है तो आप जाके देख सकते हो, प्रीवियस 2-3 सवालों में हम लोग ने यही सब सीखा है, ओके। फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं ये हम लोग यूज कर सकते हैं हार्ड वाटर में भी। ये भी क्यों हम लोग यूज कर सकते हैं, ये भी हम लोग ने अच्छे से देखा है, प्रीवियस 2-3 सवालों को आप जाके देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आंसर है हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स इन हार्ड वाटर। चलो आते हैं चैप्टर के लास्ट सवाल की तरफ। लेबल द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो अब हाइड्रोफिलिक हमें पता ही है कैसा होता है, वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग, ऑयल लविंग, ऑयल से प्यार करते हैं। तो हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं, मतलब मोस्टली हाइड्रोकार्बन के जो चेन्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप्स होते हैं, राइट? वाटर लविंग पोलर ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है बस कि कहाँ पर हमें पोलर ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पर हाइड्रोकार्बन चेन दिखाई दे रही है, बस एक बार समझ में आ गया तो लगा देंगे हम लोग हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में ये CH2 तक पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन चेन चलते आ रहा है फटाफट एकदम, यहां से SO4 माइनस Na+ आ रहा है, तो ये है हमारा हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, ओके। मैं PHI लिख देता हूं, और ये जो है हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, ओके। चलो इसको देखते हैं अब। यहां पर देखो CH3 CH2 15 तक, ओके। फिर ये N+CH3 थ्राइस और Br, ये तो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है, राइट? कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल। तो इसमें CH3 कुछ ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे 3, N के ऊपर प्लस चार्ज है, Br के ऊपर माइनस चार्ज है, और यहां पर लगा हुआ है ये हमारा हाइड्रोकार्बन वाला चेन, ओके। तो इसीलिए ये जो पार्ट हो गया हमारा ये वाला, ये है हाइड्रोफोबिक, और ये जो पार्ट है ये हो गया हाइड्रोफिलिक, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखो N+ के साथ ये CH3 है हमें पता है, पर Br- है, N+ है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाता है हाइड्रोफिलिक। चलो अब इसके तरफ आते हैं, तो यहाँ पर देखो CH3 CH2 16 यहां तक है हमारा हाइड्रोकार्बन का चेन। उसके बाद थोड़ा ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O है, फिर CH2 CH2O CH2 CH2OH, ओके। और ये बीच में जो CH2 CH2O है ये N टाइम्स है, मतलब ये तो हमारा स्टेरिक एसिड और पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का कंडेंसेशन करने के बाद वाटर निकालने के बाद हमें क्या मिल रहा था, ओके, ये नॉन आयोनिक डिटर्जेंट मिल रहा था, करेक्ट? ये भी हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था। तो ये वाला जो है इसमें ये हाइड्रोकार्बन चेन है, यहाँ पर देखो CH3 CH2 16, इसीलिए ये होता है हाइड्रोफोबिक, ओके। और यहाँ पर क्योंकि देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर OH है, तो इसीलिए ये बनेगा हाइड्रोफिलिक पार्ट, ओके। चलो तो इसके साथ हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन भी देख लिया, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। इस चैप्टर के हम लोग ने सारे सवालों के जवाब देख लिए, और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, राइट? इन सवालों को सीखने में, इन सवालों के जवाब देखने में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नओव मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।